Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program. Today we have with us Dr. Sandeep Mishra. So let's welcome him. Doctor, very warm welcome to our show. Namaskar. Namaskar. So before moving forward, I would like to give a brief and a very special intro of Dr. Sandeep Mishra. So Dr. Sandeep Mishra, MD, DM, FACC, FSCAI is a well-known name in the field of cardiology and has held several prestigious positions including Board of Trustee of Society of SCAI, Guest Editor, Catheterization and Cardiovascular Intervention Journal, Editor-in-Chief, Indian Heart Journal, Chairman, National Interventional Counseling of India, and many more. He is a pioneering medical practitioner of country who has been the first one to do virtual histology, first one to deliver experimental angiogenic gene therapy, and the first one to develop experimental model of hind-limb ischemia in India. The list of his publication and honors is so long that would take me an entire show to complete it. So without much ado, I would welcome to our guest Dr. Sandeep Mishra, Professor of Cardiology, AIIMS, Delhi. सर हम आगे बढ़े, जैसा कि हमारे दर्शकों को हमने आपके बारे में जानकारी दी है. सो विल स्टार्ट अप नाउ. जैसा कि कोविड चल रहा है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. कोविड बाद में क्या करता है वो बाद में जानेंगे, लेकिन जो हार्ट से प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए कोविड कितना खतरनाक है? देखिए, ऐसा है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और सारे वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं. जो डिजीजेस करते हैं वो सेल जो होती है हमारी, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके वजह से उनका बैड इफेक्ट होता है. तो जब वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एक रिएक्शन करती है जिसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो कोविड की बीमारी है उसमें किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करता है. अब कोविड से जो है दो तरह से प्रॉब्लम हो सकती है. एक तो वायरस जो है वो अटैक करता है और जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा और काफी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा. लेकिन जो ज्यादा खतरा होता है जब कोविड के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, वो कभी कभार हाइपर इम्यून हो जाता है. मतलब जरूरत से ज्यादा इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हो जाता है और उसको हम कहते हैं कि हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स. और वो कुछ इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं, जैसे वो चीजें प्रोड्यूस करता है जैसे कि साइटोकाइंस, और साइटोकाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है जो कि अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ज्यादा डेथ्स जो होती हैं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स से होती हैं कोविड में. लोग ये नहीं समझते, लोग सोचते हैं कि इम्यूनिटी कम है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब कोविड से अगेंस्ट हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है. हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स एज इन मतलब इसका क्या है? हम डिस्क्राइब कह रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको? मतलब जैसे जब भी कोई वायरस आता है और वो सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है जी. तो वो दो तरह की हमारे में अटैक करने वाले सेल्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस और ये सब. अब लिम्फोसाइट्स जो मेन सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं. ओके, ठीक है ना. और दूसरे होते हैं जो कि होते हैं टी लिम्फोसाइट्स जो कि सेल्स होती हैं जो कि वायरस को अटैक करके उनको खा लेती हैं और उस तरह से वायरस से बचाती हैं. तो अब ये तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब ये इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो इनके जो डेड सेल्स के वजह से जो हमारे उनके अगेंस्ट जो सारी चीजें बनती है वो इतनी ज्यादा बन जाती हैं कि वो अपने खुद को ही अटैक करने लग जाती हैं. तो वायरस को अटैक तो शुरू में करती है, जब बहुत ज्यादा बन जाती है तो वो अपनी सेल्स को अटैक करने लग जाती है और फिर वो अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है. तो जब खुद की ही सेल जो कि डिफेंस की है, मतलब अपनी जो आप आर्मी खुद बना रहे हो दूसरे उससे लड़ने के लिए, वो आर्मी आप ही को अटैक करने लग जाए तो ये दिक्कत तो हाइपर इम्यून हो जाता है. उसको हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं. और उसमें एक चीज कहते हैं साइटोकाइन क्राइसिस. तो वो साइटोकाइन क्राइसिस जो होती है वो खुद के अगेंस्ट पूरी की सेल की जो डिफेंस है वो खुद ही के अगेंस्ट एक्ट करने लग जाता है. और डेथ ज्यादातर इसके वजह से होती है. हाँ, तो कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते रहते होंगे उसमें. एकदम से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं ना. कि पहले तो जो वायरस है वो तो सिर्फ लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. लेकिन जब वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और जो इम्यून रिस्पॉन्स बनता है वो बॉडी के और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लगता है. जैसे वो हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है,
किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है और वो उनका शट डाउन कर सकता है। तो यानी ये जो रीजन हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं ड्यूरिंग, मतलब जिनको है वो भी कोविड के टाइम में मोस्टली डेथ्स के रेट देखे तो हार्ट अटैक से भी हो रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन क्योंकि वो इफेक्ट कर रहे हैं। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारी जो हार्ट की नसें हैं और जो बॉडी की नसें हैं उनमें उनको इरिटेट करता है और उनमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके। तो उसके वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो जो बॉडी की सेल्स हैं और हार्ट में खुद में भी नसें हैं जो हार्ट को ब्लड देती हैं और हार्ट से नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड देती हैं। तो जो ये कोविड इन्फेक्शन के वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इन वेसल्स को अफेक्ट कर सकता है, इन नसों को। जो हार्ट की भी नसें हैं, अगर हार्ट की नस को अफेक्ट करता है और क्लॉटिंग बढ़ती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर बॉडी में और जगह पे करेगा तो जगह जगह ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसलिए कोविड से ही सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब हमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का एंड हम जाते हैं हॉस्पिटल, इनफैक्ट क्वारंटाइन में भी कई बार रह के देखते हैं, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं आती है, मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर दैट जब इंसान सोचता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें कोविड दोबारा नहीं होने वाला, सडनली वो हार्ट प्रॉब्लम से वजह से उसकी डेथ हो जाती है, या कह लें हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। तो कहते हैं कि कोविड की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई है, हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो व्हाट्स द डिफरेंस इन बोथ द थिंग? हाँ डेजी जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये एक बहुत कॉमन चीज है जो अब हो रही है। इसको हम कह रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एक्चुअली। तो मैं अभी से कहूंगा कि ये कोविड के वजह से ही है। इसको कहते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और इन लोगों को कहते हैं लॉन्ग हॉलर्स। जो साइंटिफिक टर्म है इनके लिए लॉन्ग हॉलर्स। अब हो क्या रहा है कि कोविड इन्फेक्शन हो गया और होके ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उसने क्या किया कि नसों को जो है इरिटेट कर दिया। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब करा कि नसों को इरिटेट कर दिया, तो उनकी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई। अब वो जब तक अस्पताल में लिए रहे तब तक तो वो पूरे प्रिकॉशन रखे और सारा कुछ सेफ्टी में रहे। घर जाके 2-3 दिन बाद उनको ये महसूस हुआ कि हम तो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन वो एक्चुअली ठीक नहीं है क्योंकि उनकी नसें अभी भी इरिटेटेड है। हालांकि कोविड नेगेटिव हो गए हैं, वो वायरस चला गया है, लेकिन जो इरिटेशन है इम्यूनिटी की वजह से वो अभी भी है। तो वो क्लॉट बन जाता है हार्ट में और उससे अटैक हो जाता है। और ये तो एक कॉमन चीज है जो अब देखी जा रही है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस लंग्स में भी हो रहे हैं, हार्ट में भी हो रहे हैं, ब्रेन में भी हो रहे हैं। कुछ लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा, याददाश्त हो रही है, कभी कभी और भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन में भी हो रहे हैं कोविड की वजह से। और वो उनको लगता है कोविड से नहीं है, उनको जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। ओके, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि कोविड हमें पहले भी प्रॉब्लम दे रहा है और बाद में भी दे सकता है और हमें इग्नोर नहीं करना उस चीज। तो उस स्टेट में क्या करना होगा हमें, क्योंकि हम तो इससे भी बच गए कि अब हमें कोविड नहीं हो चुका है, हमें दोबारा कोविड नहीं होगा। एंड लाइक यू सेड कि हार्ट अटैक की इश्यूज पोस्ट कोविड इज द नेम जो हम इसे दे सकते हैं प्रॉपरली। तो उस सिचुएशन में से कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नहीं दिस इज कोविड सिम्टम एंड दिस इज बॉडी पार्ट में कुछ इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से, बट इन अ वे ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जी, तो हाँ ये देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि अवेयरनेस, कि लोग ये ना सोचे कि हम कोविड नेगेटिव हो गए जैसा आपने कहा तो अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, ये बिल्कुल नहीं सोचना। कोविड के बाद भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम एडवाइस करते हैं कोविड वाले पेशेंट को कि आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करिए 6 मंथ्स तक। ओके। हाँ, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि घर जाके अपना शुरू नहीं डेफिनेटली हमारी जब लोगों से बात होती है इसलिए कि मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन और एक्सरसाइज ठीक है, मैं कह रहा हूँ हैवी एक्सरसाइज लाइक जिमिंग शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा जॉगिंग शुरू कर दिया, वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दैट, वो सब नहीं करना फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जिनको ज्यादा कोविड का प्रॉब्लम हुआ होता है उनको हम कुछ दवाई दे देते हैं, एंटी प्लेटलेट्स, ताकि वो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो वेसल्स के जो इन्फ्लेमेशन है या जो इरिटेशन हो रहा है नसों का, उसको कंट्रोल करने के लिए उनको एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन पे दे देते हैं, जो कि वो कुछ महीने तक कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि उस समय रिस्क ज्यादा है ये क्लॉट बनने का। नंबर 2। नंबर 3 जो है, हम उनको कहते हैं कि डॉक्टर को फिर से विजिट करें और हम उनका डिफरेंट टेस्ट करके देखते हैं कि कोई और ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं था, जिनको कोविड हुआ, उन्होंने जाके अपना चेकअप कराया, वो कोविड पॉजिटिव था, उनको कहा अभी तो आपको कोई सिम्टम नहीं है, ऑक्सीजन आपका ठीक है, आप घर पे ही रहिए। वो घर पे रहे और ठीक हो गए। लेकिन ऐसे लोगों में भी
लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, हम इग्नोर नहीं करना बेसिकली कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं मानना। दोबारा कोविड इन्फेक्शन जो है रिपीट होने का चांस जो है कम है, हो सकता है, वो रेयर है और वो बट अदर बीमारीज, लेकिन और चीजें जो है, जो कोविड का जो इफेक्ट पड़ा है बॉडी पे, देखिए एक तो कोविड इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है, और एक उस इन्फेक्शन का इफेक्ट है। तो इन्फेक्शन चला भी जाए, इफेक्ट परसिस्ट कर सकता है कुछ समय तक। जैसे लंग्स हैं, फेफड़ों में, कुछ यूएस में तो ये भी देखा गया है कि 7 में से 1 लोगों को डिस्चार्ज के बाद भी ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था। क्योंकि वो लंग के जो डिजीज है, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, इन्फेक्शन चला गया है। देखिए वायरस खत्म हो गया, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सारा जो डिस्ट्रक्शन है वो वायरस के वजह से नहीं है, वायरस के अलावा इम्यूनिटी के वजह से भी डिस्ट्रक्शन है। वायरस जाने के बाद भी इम्यूनिटी तो हाई रहती है, तो वो जो इम्यूनिटी की वजह से इफेक्ट हो सकता है, या वायरस ने कुछ डैमेज कर दिया। अब आप क्या हुआ कि सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जाके एक्सीडेंट हो गया है ना। अब वो एक्सीडेंट हो गया, उस समय तो जो भी प्रॉब्लम हुई, अब कार में डेंट लग गया, ठीक है, तो अब ये तो नहीं है कि वो डेंट अपने आप तो ठीक नहीं होगा ना, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। और आप सोचो कि भाई हमारा तो एक्सीडेंट हो गया था 6 महीने पहले, ये डेंट क्यों है। वैसे ही बात है कि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन की वजह से लंग का कुछ डैमेज हो गया तो उसको टाइम लगेगा रिकवर होने में। डैमेज्ड अगर लंग बचा रहा तो वो सिम्टम आते रहेंगे। यानी जो हमारी पहली बीमारी है जिससे हम पीड़ित थे, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है कि हमें उस पे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। बीमारी, मैं फिर से बताऊंगा कि बीमारी जो है, वो जो वायरल इन्फेक्शन है वो तो चला गया है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन ने जो डैमेज किया है वो रिकवर नहीं हुआ है पूरी तरीके से। वो लंग का भी डैमेज परसिस्ट करता रहता है। कभी कभी ये भी होता है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जैसे जब वो लंग का डैमेज करता है और इम्यूनिटी सब तरफ फैलती है, तो कई बार वो हार्ट का भी डैमेज कर देता है। पर क्योंकि हमारा सारा ध्यान लंग की तरफ ही रहता है, क्योंकि लंग में जो है आपको एक्सरे में दिख रहा है कि कंसोलिडेशन है, या सीटी में दिख रहा है प्रॉब्लम, तो आप सारा ध्यान उसी तरफ रहता है, क्योंकि सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, सारा ध्यान लंग की तरफ है और किसी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक्चुअली ये हो सकता है कि उस समय हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो गई, लेकिन वो मिस हो गई। किसी ने देखा ही नहीं, सब तो लंग सोचते रहे कि भाई कोविड है, लंग इन्फेक्शन है, ये है वो है, और लंग की तरफ सारा ध्यान रहा। और फिर जब वो घर चला गया तो लंग तो थोड़ा इंप्रूव हो गया, अब उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी। उस समय पता चला कि सांस फूल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई लंग तो ठीक है, सांस क्यों फूल रहा है। तब चेकअप किया तो पता चला अरे हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इज दिस पॉसिबल कि अगर कोविड से पहले या कोविड में हमें हार्ट का इश्यू नहीं हुआ, लेकिन बाद में ड्यू टू कोविड हमें हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि वही मैंने आपको बताया, 2 चीजें हैं। एक तो है कि प्रेजेंट था लेकिन मिस हो गया, है ना, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब डॉक्टर तो लंग लंग देखता रहा, उसने हार्ट की तरफ सोचा नहीं कि भाई, क्योंकि पेशेंट ने भी कोई हार्ट की सिम्टम कंप्लेन नहीं करा। और जब लंग इंप्रूव हो गया तब ध्यान आया कि अरे हार्ट में तो अभी भी सिम्टम है और हार्ट तो इंप्रूव नहीं हुआ, तब पता चला हार्ट का। तो एक तो ये हो सकता है सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जैसे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स था, उसे इम्यूनिटी बढ़ी हुई थी, अब क्या हुआ कि घर चले गए, वायरस तो खत्म हो गया, लेकिन इम्यूनिटी ने धीरे धीरे हार्ट को अफेक्ट कर दिया, तो हार्ट के सिम्टम फिर आ गए। तो पहले नहीं थे हार्ट की प्रॉब्लम, लेकिन मान लीजिए 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद फिर हार्ट की प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि इम्यूनिटी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो इरिटेबिलिटी है, वो हार्ट की थी। तीसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हार्ट की नसें हैं उनमें इरिटेबिलिटी थी, तो उनमें क्लॉट बन गया, तो हार्ट अटैक हो गया। तो 2-3 तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम बाद में भी आ सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम कोविड के बाद भी, जो बार बार मैं ये पॉइंट इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो बस इस चीज से फोकस है, ओ माय गॉड तुम्हें कोविड हो गया, अब तुम सेफ हो, अब तुम सेफ हो, बट दिस इज नॉट ट्रू। You should be more careful about your health. ये छोटी छोटी चेंजेस जो बॉडी में हो रही है वो हमें देखना होगा। यहाँ तक कि कुछ सालों तक परसिस्ट करी है। एक्चुअली कोविड से पहले जो कोविड के जैसा वायरस था, सार्स था, आपको शायद ध्यान होगा कि 2003 में ये वाला वायरस आया था पहली बार, लेकिन ये ज्यादा इन्फेक्टिव नहीं था, तो ज्यादा लोगों को इसने इफेक्ट नहीं करा। लेकिन वो सार्स वायरस में भी ये देखा गया था, क्योंकि उसी के जैसा है ये कोविड वायरस भी, तो ये देखा गया था कि उसमें भी
बीमारी जो थी वो वायरस खत्म हो जाता था, लेकिन कुछ कुछ लोगों में और 2 साल तक भी वो बीमारी परसिस्ट रही। तो हो सकता है कोविड में भी ऐसा रहे कि लंबा चल है। ये तो हमको पता है कि लंबा चल रहा है कुछ लोगों में, करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि 1/3 में कुछ ना कुछ डिजीज परसिस्ट करती है। और अभी हम लोगों ने एक एम्स की तरफ से एक स्टडी हुई थी, और भी जगह पे हुई थी, सबका मिला जुला कर हमने डेटा दिया था। तो ये बताया है कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसमें लंग ही होती है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन 40% केस में हार्ट भी इफेक्ट होता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5 में 2 लोगों को हार्ट भी इफेक्ट हो जाता है कोविड में, लेकिन आपको पता नहीं लगता वो चीज, क्योंकि आपका फोकस सारा लंग में होता है। बट कहीं ना कहीं हमने ये देखा है आफ्टर कोविड हार्ट अटैक से बहुत लोगों की डेथ हुई है। तो आपका जो बता रहे हैं ये रिसर्च वाकई सही है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो बढ़ रही है, और हार्ट अटैक की वजह से लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। और डॉक्टर साहब, एक नई तरीके का स्ट्रेन आया हुआ है, मार्केट की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज में हो गए हैं, इंडिया में भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे, लोग बोल रहे हैं कि आ सकता है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूंगी, ये क्या है? देखिए, अभी तक आज की डेट तक जो है ये जो देखिए कोविड का जो वायरस है ये आरएनए वायरस है। तो 2 तरह के वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं। अब आरएनए वायरस क्या होता है कि एक जैसे जो डीएनए होता है उसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, एक साथ लिंक्ड होते हैं। आरएनए में एक ही होता है। कोई भी वायरस जब डिवाइड करता है तो वो क्या करता है, अपने आरएनए से एक और सेट ऑफ आरएनए बनाता है जो उसके जैसा होता है ना। कोई भी डिवाइड करता है तो वो एक दूसरा सेट ऑफ आरएनए बनाता है जो उसके जैसा होता है। लेकिन क्या होता है कि वो कभी कभी स्पेशली आरएनए वायरस में वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता वो एग्जैक्ट कॉपी? उसमें क्या होता है, 1 या 2 जगह पे म्यूटेशन हो जाता है। तो उस म्यूटेशन की वजह से जो वो वायरस, नया वायरस आता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब वो डिफरेंस जो है उससे कुछ कुछ फर्क पड़ सकता है। अब ज्यादातर तो जो डिफरेंस होता है वो माइनर होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो ये देखा गया है कि जो कोविड का जो वायरस है उसमें 4000 चेंजेस हो चुके हैं। तो इतने सारे उनको हम कहते हैं म्यूटेशंस। तो वो 4000 म्यूटेशन हो चुके हैं। तो लेकिन ये ज्यादातर हार्मफुल नहीं है। 1 या 2 म्यूटेशन जो हैं वो ज्यादा बड़े म्यूटेशन होते हैं। तो ये माना गया है कि कोविड वायरस में महीने में 2 म्यूटेशन जो होते हैं वो मेजर म्यूटेशन होते हैं। तो अब 1 साल हो गया तो आप समझिए करीब 24 म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुके हैं कोविड वायरस में। अब म्यूटेशन से होता क्या है कि 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो चीज होती है कि वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या वो कम खतरनाक हो सकता है, या वो सेम रह सकता है। 3 चीजें हो सकती हैं। या तो वो सेम रह सकता है, ऐसा पहले था वैसा था, म्यूटेशन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, न्यूट्रल था म्यूटेशन। या वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कम खतरनाक हो सकता है। अगर वो जैसा का तैसा था तो वैसे ही चलता रहेगी बीमारी। अगर वो कम खतरनाक है तो वो वाला वायरस मर जाएगा, क्योंकि वो कम खतरनाक था, उसका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाकी वायरसेस के बीच में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक वायरस होगा वो सर्वाइव करने लगेगा और वो बाकी वायरसेस पे भारी पड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि म्यूटेशन से कभी कभार ज्यादा खतरनाक वायरस भी बन सकता है। अब जो ये 2 स्ट्रेन्स की आप बात कर रही हैं, ये 2 थोड़े ज्यादा खतरनाक वायरस हैं। अब आप ये पूछेंगे कि खतरनाक किस रूप में? देखिए, वायरस के साथ में ना आपको 3 चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहली चीज सोचनी पड़ेगी कि वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे फ्लू का वायरस है, इन्फ्लुएंजा जो कॉमन फ्लू वायरस है, उसकी इन्फेक्शन की रेट बहुत हाई है। तो वो क्या करता है कि जैसे अगर वो एक स्कूल में किसी को हुआ तो सभी को हो जाएगा फ्लू करीब करीब, है ना। या 1-2 लोग बच गए, पर मेजोरिटी को 80% 90% को वो अफेक्ट कर देगा फ्लू का वायरस। तो एक चीज होती है इन्फेक्टिविटी। दूसरी चीज होती है कि डिजीज, कि भाई अगर फ्लू हो गया तो क्या कोई बड़ी बीमारी हुई, निमोनिया हो गया या डेथ हो गई, तो वो उसकी डिजीज है। तो वो फ्लू में ज्यादा नहीं होती। फ्लू हो जाता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, खांसी वासी आती है, 1 हफ्ते रहता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। निमोनिया ज्यादा नहीं होता और डेथ तो बहुत ही कम होती है। आपने तो सुना नहीं होगा कि फ्लू से किसी की डेथ हो गई, है ना। तो वो जो होती है उसकी डिजीज जो होती है वो कम होती है। और तीसरी चीज होती है वैक्सीन। तो वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है कि वायरस अगर चेंज रैपिडली कर रहा है तो फिर वो वैक्सीन, पुरानी वाली वैक्सीन बेकार हो जाती है, नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। लेकिन अगर वो वायरस चेंज नहीं कर रहा रैपिडली, मतलब कहने का मतलब म्यूटेशंस बहुत तेज हो रहे हैं, तब तो नई वैक्सीन लानी पड़ेंगी। अगर बहुत तेजी से म्यूटेशन नहीं हो रहे हैं तो फिर शायद पुरानी वैक्सीन चलती रहेगी काफी टाइम तक और बहुत बाद एक नई वैक्सीन लानी पड़ेगी। तो जो अब अगर हम क्लासिक एग्जांपल देखें फ्लू का वायरस, तो फ्लू का वायरस में क्या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन डिजीज बहुत कम है। और क्योंकि वो रैपिडली चेंज होता है इसलिए हर साल उसकी नई वैक्सीन लानी पड़ती है, क्योंकि वो रैपिडली चेंज होता है। अब हम ले लेते हैं कोरोना वायरस को।
कोरोना वायरस में क्या है, इन्फेक्शन कम है फ्लू वायरस से, तो इसलिए उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम है फ्लू से, लेकिन उसकी डिजीज ज्यादा है कि जिन लोगों को इफेक्ट करता है उनमें से करीब करीब 15% में वो निमोनिया कर सकता है और 2 से 5% में डेथ भी कर सकता है। फ्लू का वायरस इन्फेक्ट तो बहुतों को कर सकता था, लेकिन निमोनिया कम में करता था और डेथ तो करीब करीब नहीं करता। तो ये फर्क है कोरोना में, इसलिए हम कोरोना से तो डर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है 15% केस में निमोनिया कर सकता है और 2 से 5% केस में डेथ कर सकता है। तीसरी चीज होती है वैक्सीन। तो जो कोरोना का वायरस है वो फ्लू के वायरस जितने जल्दी म्यूटेट नहीं करता, वो धीरे धीरे म्यूटेट करता है कंपैरेटिवली। तो इसलिए जो वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में अब ये शक हो रहा है कि वो वैक्सीन का क्या होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि वो वैक्सीन कामगर होगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा म्यूटेशन हो नहीं रहा। एक आध चीज में हो रहा है, वैक्सीन बहुत सारे टारगेट्स पे एक्ट करती है, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ना। अगर आने वाले टाइम में ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये वैक्सीन बहुत ही तो फिर खराब हो जाएगी, हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। जी, वही मैं बता रहा था आपको। तो जो ये वायरस जो है हमारा, जो नया स्ट्रेन आया है, 2 स्ट्रेन आए हैं मैं आपको बता दूं। एक तो यूके में आया है, जिसको कि करीब अभी यूके में 1000 केस करीब पाए गए हैं उनके, उनमें से 2 केस एक्चुअली इंडिया भी आ गए अनफॉर्चुनेटली। और आपने सुना होगा कि वो एयरपोर्ट से फिर भाग गए और फिर अब उनको ट्रैक कर लिया, और ये वो एक अलग कहानी चल रही है। पर वो सिर्फ 2 तो ये कोरोना जितना ही स्प्रेडेबल है, ये 70% मोर स्प्रेडेबल है। तो इसलिए इससे डर है कि ये क्योंकि ज्यादा स्प्रेड कर जाएगा तो जल्दी लोगों को अफेक्ट कर देगा। कोरोना जितना था पुराना वाला, वो उसकी जो इन्फेक्टिव थी कुछ थी, इसकी 70% ज्यादा इन्फेक्टिविटी है। अब एक और वायरस आया है जो साउथ अफ्रीका से आया है। वो क्या है कि वो और भी ज्यादा स्प्रेडेबल हो सकता है, और उसके कुछ केस यूके में आए हैं। तो इन्होंने यूके की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे यहाँ ये वायरस हो गया है, नया स्ट्रेन जो थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसमिट करता है, तो आप ध्यान रखो। तो अब यूके ने फ्लाइट बंद कर दी है साउथ अफ्रीका की, हमने यूके की फ्लाइट बंद कर दी, लेकिन अभी हमने साउथ अफ्रीका की फ्लाइट नहीं बंद करी, पर हो सकता है हम अभी जल्दी कर दें साउथ अफ्रीका की भी फ्लाइट। तो है क्या कि ये वायरस जो है ज्यादा बीमारी नहीं करता, और शायद इसका असर वैक्सीन पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। तो जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो हमने वैक्सीन बनाई है कोविड के अगेंस्ट, वो शायद इसके अगेंस्ट भी काम करेगी। जो सिर्फ फर्क है कि इसके इन्फेक्शन का रेट हाई है, तो ये ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर सकेगा लोगों को। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको, क्योंकि इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, लेकिन डिजीज रेट अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा नहीं है, और अभी तक ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन भी शायद इस पे काम करेगा, क्योंकि इस पे जो म्यूटेशंस हुए हैं, मेजर म्यूटेशन जो है एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिससे इन्फेक्शन होता है, उसमें हुआ है। और वो स्पाइक प्रोटीन खुद में करीब 1000 एमिनो एसिड्स होते हैं, तो 2 एमिनो एसिड के अगेंस्ट हुआ होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे टोटल करीब इसमें जो वाले वायरस के जो स्ट्रेन है उसमें 20 म्यूटेशंस हुए हैं, पर मेजर म्यूटेशन जो है वो ये इन्फेक्शन करने वाला जो पार्ट है ना वायरस का, उसमें जो म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन जो इन्फेक्शन करने वाला पार्ट भी है उसके 1000 कंपोनेंट है, क्योंकि उसमें 1000 से ऊपर एमिनो एसिड है, तो 1 या 2 कंपोनेंट इफेक्ट भी हुआ है, तो वैक्सीन पे तो शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेन की आप बात कर रहे हैं और इतना ज्यादा स्प्रेडेबल है, लाइक यू सेड कोरोना से 70% ज्यादा एक्सेस में है, तो उस सिचुएशन में अगर ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाता है, जहां हमें कोरोना के लिए अभी वैक्सीन नहीं मिली है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में अभी आने वाले कुछ टाइम तक शायद हमें कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली भी नहीं है, एटलीस्ट हम लेके चलते हैं 2 से 3 महीने तो नहीं मिलने वाली है। तो उसके बीच में अगर ये स्प्रेड आउट हो जाता है सो क्या होगा फिर? तो वो और ज्यादा इन्फेक्शन का रेट, तो उसके चांसेस क्या, कैसे हम उसे उसमें बच सकते हैं? एक तो यही तरीका है मैडम कि जो फ्लाइट्स हैं, जो यूके से लोग आ रहे हैं और जो लोग साउथ अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, या तो आए ना, या आए तो हम उनको प्रॉपर्ली स्क्रीन करें। 2 तो भाग गए ना जैसे उससे तो अगर उन्होंने ये प्रशांत सब में बांट दिया तो क्या करेंगे? तो उसका बस तरीका ये है कि एक तो ये है कि हमको एक्चुअली ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि अभी हमने शायद इतने हमारे स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है कि अगर कोई इस तरह का काम करता है कि जानबूझ के, आपको पता है भाई साउथ अफ्रीका में ये प्रॉब्लम थी, मैं फ्लाइट से आ गया हूँ और मुझे भी है, और फिर भी वो इधर उधर भाग रहा है, तो लॉ से पनिशेबल होना चाहिए, कि लॉ को उसको देखना चाहिए कि भाई ये एक तरह का क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे मर्डर करते हो आप, तो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वो तो एक ही अगेंस्ट है, यहाँ तो पता नहीं कितने लोग आपने खत्म कर दिए, तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इसके लिए एक तो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारे को जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मास्क पहनना, सोशल आइसोलेशन करना, हैंड वॉशिंग, आई थिंक हमें इसे और स्ट्रेंथन कर देना चाहिए।
ताकि वो 70% ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो हमने 70% ज्यादा कोशिश करी उसको बचाने की, तो वो बराबर हो गई। जी जी। कम समय बहुत कम है ना, ऐसा लग रहा है कि हमने तो अभी कुछ ही जाना था, बट लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और बीमारी, हम एल्डर एज की बात छोड़ देते हैं, आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों के हार्ट्स को लेके, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों के हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि जैसे ये कोरोना जैसे अगर आने वाले टाइम पे हम बात करें, लाइफस्टाइल तो बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है वैसे भी, तो बीमारियां कभी भी शरीर में आ सकती है, तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड बेबीज जो अभी ग्रोन एज में है उनको कैसे उनकी इंटरनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, जो इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के जो बिल्कुल डेफिनेट तरीके हैं, कि तो जो होता है बेबीज में स्पेशली जो हमारे थोड़े कमजोर वर्ग है, उसमें ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बड़ा कॉमन है, और प्रोटीन की कमी होती है, और उनको मतलब बेसिकली कमजोर होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल पेट सूखा हुआ है, मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उनमें हमको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पे हमको पूरा कंट्रोल पा लेना चाहिए, कि हमको ये सब तरफ प्रॉपर डाइट इंश्योर करनी चाहिए। इसी के लिए जो हमारे गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, आप जानती हैं, वो कितना काम करते हैं, और हेल्थ मिनिस्टर हैं, सबने मतलब, और पूरा बेसिकली सारे गवर्नमेंट ने ही ये हमारे स्कूल प्रोग्राम्स बनाए, मिड डे मील प्रोग्राम था, उसका यही पर्पस था कि भाई आप उनको अच्छा खाना दे दो एटलीस्ट एक टाइम का, तो उनका यह है कि ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पे कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज जो जहाँ तक स्पेशल वायरस से रिलेटेड है या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जो कोविड में भी इम्पोर्टेंट है, कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक है, और जैसे लिफोइक एसिड, मतलब एक तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये सब डाइट कंपोनेंट्स हैं। और विटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब जो होते हैं, जब अगर ये सफिशिएंट है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। अगर इनमें कमी हो जाती है तो फिर इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो हमारे को बेसिकली लाइफस्टाइल के संबंध में यही है कि ध्यान रखना है कि अलग से कोशिश करनी है कि कम से कम बच्चों को या जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर डाइट मिल सके किसी भी तरह से। जो ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम था, हमको उसको हो सकता है और एक्सटेंड कर दें कि जो बच्चे घर में हैं, जो अभी स्कूल भी नहीं जा रहे, उनके लिए भी कि उनको एक बैलेंस्ड आहार मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम टू टाइम हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट, प्लस हेल्दी उनको जो एक्सरसाइज या आजकल खेलना कूदना एक्सरसाइज है वो, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और जैसा आप बिल्कुल राइटली कह रही हैं कि आजकल तो ये हो गया कि बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं और या फिर स्कूल चले जाते हैं, worst thing they are taking in their life। तो बहुत आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो चुकी है। उसमें क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज होती थी तो धूप में खेलते थे हम लोग, विटामिन डी मिलती है, वो भी एक एंटी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक्सरसाइज करते थे, वो सब अब बंद हो गया है, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज है। तो उस डायरेक्शन में करना है बच्चे को। कम से कम आप 1 या 2 घंटे बाहर भेजिए, धूप में खेले। मतलब धूप में ऐसी कड़कती धूप की नहीं बात कर रहा, अभी ठंड के दिनों में जैसे धूप होती है ये तो बहुत अच्छी है। तो इसमें अपना थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, बाहर खेले, पसीना आ जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी करे जिससे पसीना आ जाए, क्योंकि पसीना जब आ जाता है ना तो पसीना भी एक तरह से आपके बॉडी के टॉक्सिक प्रोडक्ट सारे निकाल देता है। तो ऐसे स्पेशली डायबिटिक्स के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करो इसमें पसीना आ जाए। पसीना आने से क्या होगा कि वो जो टॉक्सिन है और नॉन डायबिटिक्स को भी जो टॉक्सिन्स है वो सारे निकल जाते हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड सच इंफॉर्मेटिव जो आपने बातें बताई हमारी ऑडियंस के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।